देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2023 का। ठीक है, और देख रहे हैं तंजानिया की राष्ट्रपति आई हुई है भारत यात्रा पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है सही से? आवाज़ आ रही है? ठीक। तो समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन ये फैसला जो है बड़ा गहमा गहमी से हुआ है, 3-2 से हुआ है, यानी 3 सपोर्ट में और 2 विरोध में। ये क्या कह रहा है, जो 17 अक्टूबर 2023 को इस फैसले के तहत भारत सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 17 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए इस फैसले के तहत शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 4 अलग अलग फैसले इस मामले में लिखे, लेकिन एकमत फैसले में कहा कि ऐसे जोड़ों के लिए कानून बनाना और मान्यता देना केवल संसद या विधानसभाओं का अधिकार है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए विधायिका को निर्देश देना अदालतों के क्षेत्र से बाहर का चीज़ है। और 3-2 के बहुमत के फैसले में शीर्ष अदालत कहा कि ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं है, यानी जो समलैंगिक हैं वो बच्चा गोद भी नहीं ले सकते, यहाँ तक मना कर दिया। ठीक है, और इसमें कौन कौन न्यायाधीश थे, तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस फैसला को सुनाने का काम किया। त्रिपुरा में 2 आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है NLFT तथा ऑल इंडिया टाइगर फोर्स। दूसरा क्या है, ऑल इंडिया टाइगर फोर्स या ATTF। इन दोनों के बीच जो है सभी गुटों और धड़ों को गैर कानूनी घोषित करते हुए गृह मंत्रालय ने इन पर 5-5 वर्ष के लिए क्या किया है, लगा दिया है, यूपा एक्ट लगा दिया है। यूपा एक्ट जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं। ठीक है, कि धारा 3 के तहत ये गैर कानूनी अधिनियम 1967 है, उसके धारा 3 के तहत इस पर कार्रवाई करने का काम किया है। और ये NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन सभी गुटों और धड़ों को गैर कानूनी घोषित करते हुए गृह मंत्रालय ने इन पर क्या किया है, 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का काम किया है। कितने कितने वर्ष का? 5-5 वर्ष का। 72 वर्ष के पश्चात भारतीय वायुसेना को नया ध्वज मिला है। तो देखिए, भारतीय वायुसेना को उसका ध्वज जो है 8 अक्टूबर को, आप मानते हैं 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का स्थापना हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, तो 8 अक्टूबर 2023 को स्थापना के 91वें वर्षगांठ के अवसर पर 72 वर्ष के अंतराल के बाद वायुसेना को उसका नया ध्वज मिला है। इस ध्वज में देख लीजिए, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान, कहाँ पे? प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में CDS जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में ये काम किया गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श लोगो है नभः स्पर्श दीप्तम, नभः स्पर्श दीप्तम। ठीक है, ईगल के नीचे देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है क्या? नभः स्पर्श दीप्तम। और यह आदर्श भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक नंबर 24 है ये। ठीक है, जिसका मतलब है वैभव के साथ आकाश को छुओ, टच द स्काई विथ ग्लोरी। नए ध्वज में भी दाईं और नीचे वायु सेना को गोला निशान एवं ऊपर बाएं कोना में तिरंगा झंडा लेकर के बरकरार दिखाया गया है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत कुल 14 संघों पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ये टोटल का टोटल यहाँ दिया गया, देख लीजिए। सिमी है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अभी फ़िलहाल में किसको किया गया है? तो
तो आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा के 2 आतंकी संगठनों को, जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर्स, को 5-5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार का जनसंख्या 13,07,25,310 है, जिसमें पिछड़े वर्ग ओबीसी का संख्या कितना है 27%, ईबीसी जो होता है उसका शायद 36%, एससी का 19% और एसटी का 1%, और अनारक्षित है 15% के आसपास अनारक्षित जनसंख्या है बिहार में। अब इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में जो है, जो 4 प्रमुख जाति है उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू है, 81.99% यानी 82% के आसपास हिंदू है। उसके बाद इस्लाम है 17.5%, 18% के आसपास मुस्लिम है। ईसाई हैं 0.05% के आसपास, और चौथा सिख है 0.011% के आसपास। यही अगर व्यक्तिगत जाति में बात किया है तो सबसे बड़े जाति में संख्या यादव जाति का है 14.27%, फिर रविदास है 5.25%, तीसरा कुशवाहा है 4.21%, चौथे पे ब्राह्मण है 3.66%। तो ये पूरा का पूरा है, ठीक है। भूमिहार है 2.86%। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में 5 राज्य जो हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो गए और चुनाव का नतीजा भी आ चुका है, जिसमें आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना सीट है विधानसभा का, तो 90 सीट है। कितना सीट है छत्तीसगढ़ में? 90 सीट है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम में कितना सीट है? छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, मिजोरम में कितना सीट है? तो मिजोरम में 40 सीट है। कितना सीट है मिजोरम में? 40 सीट है। एमपी में कितना सीट है? मध्य प्रदेश में 230 सीट है। राजस्थान में कितना सीट है? तो राजस्थान में ये सीट से पूछता है परीक्षा में, 200 सीट है। तेलंगाना में कितना सीट है? तेलंगाना में 119 सीट है। बताइए छत्तीसगढ़ में कितना सीट है? छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। मिजोरम में कितना सीट है? मिजोरम में विधानसभा का 40 सीट है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है पॉलिटी में, जो विधानसभा का सीट मिनिमम कितना रहना चाहिए? 60 रहना चाहिए, पढ़ाया है ना। लेकिन ये आप बाद में है। विधान परिषद का सीट मिनिमम 40 रहना चाहिए, ठीक है। विधानसभा का 60 रहना चाहिए, मिजोरम में 40 है। एमपी में कितना सीट है? एमपी में, मध्य प्रदेश में 230 सीट है। राजस्थान में कितना सीट है? राजस्थान में 200 सीट है। तेलंगाना में कितना सीट है? तेलंगाना में 119 सीट है। पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ चुनाव हुआ है, ठीक है। देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, देखिए देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे गोल पर लहराया गया। अमृतसर में, ठीक है। देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे पोल पर लहराया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान में 3 नए ज़िले बने। वहाँ तो हम लोग 50 ज़िला पढ़े थे। पिछला जो पीडी हम लोग पढ़े थे नवंबर वाला, उसमें क्या पढ़े थे? 50 ज़िला। अब 3 ज़िला और बन गया है, सुजानगढ़, मालपुरा व कुचामान। 3 ज़िलों की संख्या से कितना हो गया है? 53 हो गया है, ठीक है। और चुनाव था उस समय, तो इसलिए सरकार ने सब पैतरा अपनाया, लेकिन आप तो जानते हैं नतीजा क्या हुआ, सरकार हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई। भारतीय सेना के लिए प्रोजेक्ट उद्भव, देश की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित सैन्य प्रणालियाँ, शासन कौशल व युद्ध कला, चाणक्य व तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तमिल ग्रंथ तिरुकुरल के ज्ञान सहित विभिन्न ऐतिहासिक रचनाओं में युद्ध कला संबंधी ज्ञान का विदोहन करने के साथ साथ चोलों के साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक आदि सम्राट के सैन्य अभियानों आदि के अध्ययन के लिए सेना ने आधुनिक सुरक्षा चौकियों के लिए उसके लाभ उठाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया है। 21 अक्टूबर 2023 को सेना ने क्या शुरू किया है? प्रोजेक्ट उद्भव। भारतीय सेना के व यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साझेदारी से लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल। विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल
शामिल हुआ है नौसेना में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की शक्ति में और वृद्धि अक्टूबर 2023 में उस समय हुआ जब प्रोजेक्ट बी, किस प्रोजेक्ट के तहत जी? प्रोजेक्ट बी श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, प्रोजेक्ट बी श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल उसे सौंप दिया गया। यह मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बना है। जो कहाँ पड़ता है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बताइए, परीक्षा में खूब पूछता है, जो कहाँ पड़ता है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत, जिसे विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोत के रूप में जाना जाता है, इसको किस में जाना जाता है? विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोत के रूप में जाना जाता है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपको नहीं याद है? कई बार बताए हैं, मुंबई में। भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसकी कुल क्षमता दिया हुआ है, ये नहीं याद देखना कहाँ है, बना कहाँ? तो मझगांव में बना। ठीक है, प्रोजेक्ट बी के तहत नौसेना को मिला यह तीसरा युद्धपोत है, जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल, इम्फाल नौसेना में शामिल। ये विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा है, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट बी के तहत मिला यह तीसरा है। इसमें पहला युद्धपोत विशाखापट्टनम, ठीक है, दूसरा मोर्मुगांव, दूसरा क्या है? मोर्मुगांव। तीसरा युद्धपोत इम्फाल हो गया, तीसरा इम्फाल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, 3 युद्धपोत हो गए। पहला का नाम विशाखापट्टनम, दूसरा का नाम मोर्मुगांव और तीसरा का नाम हो गया इम्फाल हो गया। ठीक है, नौसेना का यह ऐसा युद्धपोत है जिस पर महिला नौसैनिकों के लिए भी आवासीय व्यवस्था किया गया है। गगनयान की तैयारी के सिलसिले में टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1, ठीक है, सफल हो गया। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत सभी आवश्यक उपकरणों के साथ पहली उड़ान TDD-1, ठीक है, 21 अक्टूबर 2023 को सफल रहा। ठीक है, आपको पता है कि गगनयान की मानव रहित पहली उड़ान 2024 में होगा, मानव रहित, बिना मानव के। और मानव सहित उड़ान कब होगा? 2025 में संभावित है। कब संभावित है मानव रहित? मानव सहित 25 में और बिना मानव के 24 में। और इसके लिए देख रहे हैं 4 नाम भी अभी प्रधानमंत्री जी जा करके ये दिखाए हैं सब लोगों को। क्या आपको नाम याद होना भी चाहिए, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये रहा राष्ट्रीय घटनाक्रम। आप चलते हैं हम लोग कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। ठीक है, मालदीव में विपक्षी उम्मीदवार मोइजू नए राष्ट्रपति बने हैं। यही मोइजू है जो भारतीय सेना को वहाँ से बाहर निकलवा दिया है, चाइना के गोद में जाके बैठ गया है। ठीक है, और इसका हाल फिलहाल का भी 2 दिन पहले, परसों जो है, इसका पिछला प्रधान आया था वहाँ का राष्ट्रपति, वह भारत से माफ़ी मांगा है, हमने जो गलती किया हमको माफ़ कीजिए, आप लोग हमारे यहाँ आइए, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन इसको औकात का पता नहीं है मोइजू को, मोहम्मद मोइजू। ठीक है, तो मतदान में 54% मत प्राप्त करके प्रोग्रेसिव पार्टी के मोहम्मद मोइजू ने पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सुलेह को पराजित किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के, इसके पार्टी का नाम क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 2018 से राष्ट्रपति थे मालदीव के। भारत अनुकूल नीतियों के लिए जाना जाता था। पहले जो थे मोहम्मद सोलिह, उनके पार्टी का नाम था मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके पार्टी का नाम क्या है? तो प्रोग्रेसिव पार्टी। क्या इसके पार्टी का नाम है? प्रोग्रेसिव पार्टी। और ये आते ही भारत के साथ जो है नखरा दिखाना शुरू कर दिया। मोदी जी जाकर लक्षद्वीप में 100 कदम चल के इसका अर्थव्यवस्था बिगाड़ दिए। अफगानिस्तान के भारत स्थित दूतावास में कामकाज बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ जानते हैं वहाँ पर शासन हो गया है तालिबान का। तो भारत ने वहाँ से क्या किया? अपना संबंध अब बंद कर दिया है। भारत कनाडा संबंधों में खटास। भारत में जानते हैं भारत के वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सरगना था, भारत में टॉप 40 आतंकवादियों की सूची में जिसका नाम था। ठीक है, 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में उसका हत्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है भारत कनाडा के बीच संबंध। अब भारत कनाडा सरकार कही जो हमारे देश में घुस करके कैसे हत्या कर दिया गया, मैं आतंकवादी को रखूँ तो ठीक है, तुम इसको मार नहीं सकते, क्योंकि वो कनाडा सरकार अपना सिख के वोट के चक्कर में सारा राजनीति करती है। तो हरदीप सिंह निज्जर का क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का क्या था? सरगना था। 1992 से ही भारत से भाग करके पंजाब में जा करके बस गया था। तो भारत अब जा करके कनाडा में भी काम तमाम कर दे रहा है।
भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 20वां दौर हुआ, ये चलते रहता है, चाइना मानने वाला है कहाँ। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन की भारत यात्रा, आपने यही देखा था, ऊपर के पेज पे था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पे तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा की। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु का स्वागत गर्मजोशी से किया जा रहा है। कोई समझौता वगैरह हुआ है तो देख लेते हैं। तो देखिए, जंजीबार, आप जानते हैं जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की सराहना तंजानिया की ओर से किया गया। ठीक है, तो भारत देखिए, मद्रास जो आईआईटी मद्रास है वो अपना कैंपस कहाँ लगाया है बताइए, जंजीबार में, तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, आईआईटी मद्रास अपना कैंपस लगाया है। ठीक है, और तंजानिया को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा ग्लोबल बायोफिल अलायंस में शामिल होने का फैसला भी उसने किया है, जिसका भारत सरकार ने स्वागत किया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, भारत जो है मद्रास आईआईटी विदेश में जाकर के अपना काहे कैंपस लगाया है, जंजीबार में। ठीक है, और उसके साथ 6 विभिन्न समझौते भी किए गए। 6 समझौते, पर्यटन में, समुद्री व्यापार में, सेवाओं, बुनियादी ढांचे में, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान में, खनन में व महासागर संरक्षण व नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत ने तंजानिया के साथ समझौता करने का काम किया। तो जंजीबार में आईआईटी मद्रास का कैंपस लगा है। ग्लोबल बायोफिल अलायंस में तंजानिया शामिल हुआ है और साथ में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी शामिल होने का फैसला लिया है। क्रिकेट सहित 5 और खेल लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल होंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। 2028 में जो ओलंपिक खेल होगा वो कहाँ होगा 2028 में, तो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें आपको क्रिकेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रिकेट भी देखने को मिलेगा। 34वां ओलंपिक खेल होगा ये, क्या होगा, 34वां, 2028 में। ठीक है, तो क्रिकेट के अतिरिक्त 4 अन्य खेल देख सकते हैं, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लेक्रॉस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, एक ही चीज़ कहिए, तो फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लेक्रॉस और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल भी लॉस एंजल्स में देखने को मिलेंगे। उल्लेखनीय कि क्रिकेट इससे पूर्व केवल एक बार 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक खेल में खेला गया था। अब केवल 2 ही टीमें, इंग्लैंड व फ्रांस, इसमें शामिल हुई थी। अब क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो 2028 में कहाँ होगा जी ओलंपिक खेल, बताइए, लॉस एंजल्स में। 2024 में कहाँ होगा ये बता दीजिए हमको, पेरिस फ्रांस में। क्या 2020 में कहाँ हो गया, 20 में हुआ था कोरोना के कारण, 21 में कहाँ हो गया, जापान में हो गया। ये सबको याद रखना है सारा चीज़। 2020-21 में हुआ जापान में, 24 में होगा पेरिस फ्रांस में, 28 में होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, सब याद रखना है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक अदालत ने फांसी का सजा दिया। और आपको चर्चा हमने किया ही था कि प्रधानमंत्री जी स्पेशल वहाँ जा करके और वहाँ के जो राजा है उनसे भेंट करके बाहर सबको निकाल करके ले आए हैं जिंदा सही सलामत। बहुत बड़ी भारत का जो है उपलब्धि है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों में भारत का स्थान कैमा है, 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, 107 है। अरे क्या बोल रहे हैं, 111 स्थान है। कितना है, 111 स्थान है 125 देशों में। तो आइए देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चलते हैं। तो देखिए, भारत के पड़ोसी का भी आजकल बिहार एसएससी वगैरह में पूछ देता है, पर इस पड़ोसी का क्या हाल है। तो भारत भूखमरी में 111 है, लेकिन जो भूखमरी में होना चाहिए वो सब है ही नहीं। श्रीलंका भी भारत से अच्छा है, 60वें स्थान पर है। म्यांमार भी अच्छा है, 72वें स्थान पे। नेपाल 69वें स्थान पे। बांग्लादेश 81 स्थान पे। इससे तब बात है कि पाकिस्तान भी अच्छे स्थान पर 102 पर है और अफगानिस्तान 114 पर है। ये वो अफगानिस्तान खाली पड़ोसी में ख़राब है। तो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है, 111। कितना स्थान है जी, 111। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रेंज, तो इसमें 0 से 100 के बीच रेंज दिया जाता है। ठीक है, किसी भी देश के लिए सूचकांक का मांग जितना अधिक होगा, भूख की स्थिति वहाँ उतनी ही विकराल होगी। ठीक है,
जितना खराब होगा उतना ही। भारत के लिए सूचकांक जो है 111वां स्थान दे रहा है। तो इसमें जो है, और बात करें तो नंबर 1 पे कौन देश है दिया है जहाँ पर भूखमरी की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे देश साथ में थे रिपोर्ट में क्या। एक रैंक किसको दिया गया है? 20 देशों को संयुक्त रूप से एक रैंक दिया गया है। कितने देशों को? 20 देशों को संयुक्त रूप से नंबर 1 रैंक दिया गया है। तो ये तो छोड़ दीजिए, एक साथ 20 देशों को दिया हुआ है, कौन याद करेगा। भारत का 111 याद कर लीजिए, आपको भारत का ही पूछेगा, अब पड़ोसी का पूछेगा। भूख के लिए 4 पैरामीटर होता है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब 2 सरकारी संगठन जर्मन व कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें 4 मानक होते हैं: अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टार्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है, ठीक है। इजराइल पर हमास के हमले ने भीषण युद्ध का रूप ले लिया है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास व इजराइल के बीच वर्षों पुराने टकराव ने गंभीर रूप ले लिया है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को इजराइल द्वारा अपवित्र करने के लिए बदले की कार्रवाई के तहत फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने अचानक इजराइल पर क्या किया? रॉकेट दागना शुरू कर दिया। हमास के हमले की इस कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको BBI करके याद कर लीजिए। हमास ने जो अटैक किया उसका नाम क्या है? हमास ने पहले ये कह रहा है कि हमास ने पहले हमले की इस कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दिया, मतलब अल अक्सा मस्जिद का बदला हम ले रहे हैं, ठीक है। और जवाब में जो इसको कार्रवाई इजराइल की तरफ से किया गया उसका नाम ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया गया। क्या नाम दिया गया? आयरन स्क्वाड। तो ये दोनों चीज़ आपको पूछ सकता है। 2000 के करेंसी नोटों को अब RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में ही बदला जा सकता है। इस चीज़ को देख लीजिए, 19 क्षेत्रीय कार्यालय में ही बदल सकते हैं 2000 के नोट को। उसके बाद आपको इसमें कुछ खास नहीं है, बढ़ाते चलते हैं। बागवानी क्या है? तो बागवानी का अर्थ होता है उद्यान की खेती। बागवानी में फलों, सब्जी, मशरूम, कट फूलों, सजावटी फूलों, पौधे, मसालों, औषधि सबका प्रमुख स्थान होता है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और चाय बागान आदि भी बागवानी है। बागवानी एक तेजी से उभरता हुआ क्या है? कृषि व्यवसाय है। बागवानी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं। आगे है RRTS गलियारों पर नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन शुरू, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न शहरों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न शहरों के बीच तीव्र गति से यात्रा के लिए विकसित किए जा रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको RRTS कहते हैं, के तहत दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर रुकमा रैपिड एक्स ट्रेन का संचालन 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया। BVI करके याद कर लीजिए। पहला पूछेगा जो नमो भारत जो है रेल परिचालन कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, तो क्या कहिएगा? दिल्ली मेरठ रूट पे। कहाँ हुआ? दिल्ली मेरठ रूट पे। दिल्ली मेरठ रूट पे, ठीक है। 8 कॉरिडोर का पहचान किया जा रहा है इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दिल्ली को हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। अभी दिल्ली मेरठ के बीच शुरू हुआ है। भारत के विदेशी पर्यटक प्रमुख तथ्य एक दृष्टि में देखते हैं को आप जान लीजिए कि हाल ही में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या की बात करें तो भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज़्यादा कहाँ के आए हैं? अमेरिका से आए हैं। कहाँ से आए हैं? नहीं, इधर बात करें 2000, ये रिपोर्ट है टोटल परसेंटेज में, तो 2011 में, और विदेशी पर्यटकों की संख्या मिलियन में दिया हुआ है। तो एक मिनट रुक जाइए। अमेरिका से सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं भारत? अमेरिका से, उसके बाद बांग्लादेश से। अमेरिका से, उसके बाद कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। और भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्रा में मुख्य गंतव्य भारतीय लोग कहाँ जाते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं सबसे ज़्यादा, फिर सऊदी अरब जाते हैं। तीसरा स्थान पे अमेरिका है। भारतीय कहाँ जाते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, तब सऊदी अरब। भारत में कहाँ से लोग आते हैं? अमेरिका से, तब बांग्लादेश से। 2023-24 के विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूर्वानुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक समूह की मराकश में संपन्न बैठक में ये
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया। तो पूछेगा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, जो कहिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये सवाल आपको परीक्षा में पूछेगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है। भारत में जो विद्युत स्थापित क्षमता की बात करते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो आप यूज करते हैं ऊर्जा, तो उस सबसे ज़्यादा ऊर्जा में आपको जान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आप बिजली यूज करते हैं, तो भारत में कोयला से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जाता है। किससे? कोयला से। देख रहे हैं कितना परसेंट? कोयला, लिग्नाइट, गैस, तेल सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो कुल जीवाश्म का लगभग 56%, 57% के आसपास एनर्जी हम लोग कौन चीज़ से यूज करते हैं? कोयला से। 56-57% कौन चीज़ यूज करते हैं? कोयला से। ठीक है। और उसके बाद जो है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा में भी आज हम बहुत आगे हैं, ये हम 41% के आसपास अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा यूज करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन में आपको परीक्षा में बड़े डीपली पूछता है कि जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, तो क्या कहिएगा बताइए? कोयला, लिग्नाइट, क्या क्या आता है जी? कोयला, लिग्नाइट, गैस और तेल। जब आपको पूछेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा माने जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है, उसमें कौन आता है, तो जल विद्युत। सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा हम किससे प्राप्त करते हैं? जल विद्युत से 11.2%। पवन, सौर व अन्य से प्राप्त करते हैं 30%। एक साथ अगर पवन कह दिया जाए, सौर कह दिया जाए, तो सब मिलाकर के 30%, जिसमें पवन से 10.3% है और सौर ऊर्जा से 16.1% है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जल विद्युत से 11.2% है। तो आप याद रखिए कि अगर प्रॉपर बोल देवे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोयला से टॉप पर है 49.1%। और सेकेंड अगर प्रॉपर सबसे ज़्यादा कह दे तो क्या हो जाएगा जी? सौर ऊर्जा 16% हो जाएगा। क्या तीसरा कहे प्रॉपर में तो क्या होगा? तीसरा जल विद्युत हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता अब 417 गीगावाट से अधिक हो गया। भारत में विद्युत उत्पादन कितना हो गया है? 417 गीगावाट से अधिक हो गया है। ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार आ गया। क्या आ गया? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में हम लोग आ गए। तो 2023 में नोबेल पुरस्कार का घोषणा किया गया। पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता है। शांति, साहित्य, शरीर क्रिया, जिसमें चिकित्सा विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, भौतिकी और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें बात करें चिकित्सा फिजियोलॉजी में, तो चिकित्सा अथवा फिजियोलॉजी के क्षेत्र का 23 का नोबेल पुरस्कार ड्यू हंगरी मूल की अमेरिकी व बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिना, ठीक है, प्रोफेसर कैटालिना, देखिए ड्यू ड्यू ड्रू बीजमैन और कैटालिन कारिको को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है बताइए? ड्रू ब्रिजमैन और कैटालिन कारिको को मिला है। तो मान लीजिए आप चिकित्सा डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब ये बीजमैन का आदमी, बीजमैन नाम का व्यक्ति कैटालिना को काट लेता होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे दौड़ते हुए। तो ऐसे याद कर लीजिए कि बीजमैन नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है? बीजमैन। ठीक है। ये मैन क्या किया? किसको काट लिया जा करके? कैटालिना को काट लिया, कैटालिना को। तो ड्यू बीजमैन और कैटालिना को कौन सा अवार्ड मिला है बताइए? किस क्षेत्र में मिला है नोबेल का पुरस्कार? चिकित्सा के क्षेत्र में। याद हो गया? चिकित्सा के क्षेत्र में है तो क्या कहिएगा? बीजमैन नाम का व्यक्ति किसको काट लिया जाके? बीजमैन कैटालिना, बीजमैन कैटालिना याद कर लीजिए। बीजमैन कैटालिना को मिला है, बीजमैन कैटालिना को। ठीक है। यही पूछेगा चिकित्सा का किसको मिला है, तो क्या कहिएगा? बीजमैन कैटालिना को। यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए मिला है, मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है। तो याद कर लीजिए चिकित्सा में क्या कहिएगा? ड्यू बीजमैन और कैटालिन कारिको को। भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को मिला। अमेरिका के पियरे एगोस्तीनी हैं, जर्मनी के फेरेक क्रांज हैं और स्वीडन के एनी हुइलर है। हुइलर देख लीजिए। ये भौतिकी में कौन कौन है तो देख लीजिए। भौतिकी में 3 लोगों का फोटो देख रहे हैं। अब आपको याद करना है, जब भौतिकी में इनका नाम कैसे याद करेंगे। तो देखिए भौतिकी होता है फिजिक्स। भौतिकी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स तो फेरेक को मिलवे करेगा। फेरेक इनका नाम है ना, फ्रैंक।
तो फिजिक्स में जो भी स्टूडेंट होता है फिजिक्स करता है बहुत ही फ्रैंक रहता है। देखिए कितना फ्रैंक इनका चेहरा, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। फ्रैंक क्रॉन्ज। और एक जो फिजिक्स में जो कमज़ोर होता है वो साफे ख़त्म होता है, तो पियरे एगोस्टिनी, ये पियर इनका चेहरा हो गया फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, तो पियरे को दे दिया, फेरेंक को दे दिया, और साथ में एनी एल हुइलियर को दे दिया। एनी एल हुइलियर, इसका और भी ट्रिक है, मैं दूसरे वीडियो में बना करके दूंगा आपको, फिलहाल ये भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो फ्रैंक कॉन्ज, पियरे एगोस्टिनी और एनी एल हुइलियर को मिला। किसको मिला? पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉन्ज और एनी एल हुइलियर को मिला, ठीक है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद रसायन में देखते हैं, तो रसायन में पुरस्कार जो मिला है वो मिला है, देखिए रसायन में मिला है एलेक्सी आई एकीमो को। एकीमो, तो कीमोथेरेपी जानते हैं रसायन विद्या से किया जाता है कीमोथेरेपी, याद कर लीजिए। तो एकीमो, लुइस ई ब्रूस, लुइस ई ब्रूस देखिए कैसे हंस रहे हैं। मोंगी जी बाबेडी, ये तीन को मिला है रसायन शास्त्र में। किनको मिला है? एलेक्सी आई एकीमो को, लुइस ई ब्रूस को और मोगी जी बाबेडी को। मोगी जी बाबेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकीमो को मिला है, ठीक है। फिर बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में मिला है ये पुरस्कार, अभी मिला है जॉन फासे को। किसको मिला है? जॉन फासे को। किसको मिला है साहित्य के क्षेत्र में? जॉन फासे को दिया है। उनका उपन्यास है, ठीक है, उसके लिए उनको मिला है, ठीक है। रेड ब्लैक, क्या है? रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था। अभी उनका और दो उपन्यास प्रकाशित हुआ है, सेप्टोलॉगिन और क्रिप्टलिंक है, इसके लिए उनको मिला है। तो अभी याद रखिए जॉन फासे को मिला साहित्य के क्षेत्र में। अब शांति के क्षेत्र में देख लीजिए, महिला अधिकारों उसकी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किनको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। ये 19वीं महिला है, ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। समझ गए पूरा का पूरा बात? अर्थशास्त्र में बात करें तो किनको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। अर्थशास्त्र में किसको मिला है जी? क्लाउडिया गोल्डिन को। अर्थशास्त्र में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को, ठीक है। तो याद रखिए। हाल ही के वर्षों में बात करें तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी व मलाला यूसुफजई को मिला था। क्या? 2014 में। फिर बात करें तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 14 मिला था। भारत के कितने लोगों को मिल चुका है ये भी आपको याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार भारत के लोगों को कब मिला ये पूछता रहता है, ठीक है। तो इसका जो है लूसेंट में भी दिया हुआ है पूरा डिटेल से, इसमें तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इस पर लिखने की कोई सुविधा नहीं है। लूसेंट में आप जा करके भारत के लोगों को जो मिला है उसको देख लीजिएगा, या मैं प्रॉपर आपको फिर कभी बता दूंगा। फिलहाल ये नाम आप याद कर लीजिए। बताइए अर्थशास्त्र में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन। अब अर्थशास्त्र में अगर आप विद्वान है इकोनॉमिक्स में, तो आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमी का कमी नहीं रहेगा, पैसा कमी नहीं रहेगा, खूब गोल्ड के सिक्का आपके पास रहेगा। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या मिलना चाहिए? किसको? क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको मिलना चाहिए? क्लाउडिया गोल्डिन को। नरगिस मोहम्मदी है, महिला अधिकार के लेकर ईरान में जो झगड़ा छिड़ा था ज़बरदस्त, उसमें काम की हैं खूब, तो नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए मिल गया। जॉन फोसे को साहित्य के लिए मिल गया, जॉन फोसे को साहित्य के लिए। फिर आप बात करें अगर रसायन में बात करें केमिस्ट्री में, तो एलेक्सी आई एकीमो को, एलेक्सी आई एकीमो को मिला। उसके बाद बात करें लुइस ई ब्रूस को मिला। उसके बाद मोगी जी बोवेडी को मिला रसायन में। वही बात करें फिजिक्स में, तब पियरे एगोस्टिनी को, फिजिक्स इनका पियर हो चुका है। फेरेंस क्रांस को एली एल हुइलियर को मिला। और उसके बाद बात हम करें अभी लास्ट में चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ड्रू ब्रिजमैन और कैटलीना कारिको को। ब्रिजमैन काट लिया था, कारिको को बताए थे, ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। अब आते हैं नवीनतम। अभी आप देख रहे हैं RRTS क्या है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। ये गति मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी दौड़ेगी। नमो भारत नाम दिया गया है। और ऐसा रेलगाड़ी पहला नमो भारत शुरू हो चुका है साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच, जो पढ़े थे, ठीक है। उड़ीसा व त्रिपुरा में नए राज्यपाल बने हैं। उड़ीसा व त्रिपुरा के नए राज्यपालों की घोषणा कर दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है? उड़ीसा का। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास कहाँ के बन गए हैं? उड़ीसा के, ठीक है। और गणेशी लाल जो है
इस पद पर श्री गणेशी लाल का स्थान उन्होंने लिया है, रघुवर दास ने। तेलंगाना के दिग्गज भाजपा नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का बनाया गया है। तो त्रिपुरा के कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ठीक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को कहाँ का बना दिया गया है? उड़ीसा का, ठीक है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र जेनेवा कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। अरिंदम बागची क्या बने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची बने हैं। ये काफी VVI है, याद कर लीजिएगा। कोटक महिंद्रा बंद के नए CEO बने। कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक बासवानी बने हैं, अशोक बासवानी। फिर देख लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है दिनेश खाड़ा, उनके कार्यकाल में वृद्धि हो गया है। दिनेश खाड़ा क्या है? भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल को इस पद पर कार्यकाल में 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो UDI जो आधार होता है उसमें कौन है? अमित अग्रवाल। आधार है तो अमित अग्रवाल है, ठीक है। अब देखिए, भारत के केवल 5 नागरिकों को ही नोबेल पुरस्कार अब तक सम्मानित किया गया। कितने नागरिकों को? अब भारतीय मूल के, देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, मैं कर ही देता हूँ। देखिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय मूल के होना अलग बात है, मतलब है वो भारतीय मूल के, लेकिन रहते कहाँ हैं? अमेरिका में, ठीक है। तो भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं, अलग बात है। लेकिन भारत के नागरिक हैं, क्या है? भारत के नागरिक हैं, ये अलग बात है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, आइए। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अब तक जो भारतीय हैं, केवल 5 भारतीय हैं जो भारत के हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय मूल के होना अलग बात है। तो देखिए, उसमें बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को मिला, मदर टेरेसा को मिला, जो भारत के कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, ठीक है। बाल बचपन बचाओ आंदोलन को वो चलाते हैं। और मदर टेरेसा को 1979 में मिला। मदर टेरेसा को कब मिला? 1979 में। तो मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है जो पहले उनको बड़का अवार्ड मिला, फिर उनको छोटका अवार्ड मिला। यानी मदर टेरेसा को 1979 में मिला भारत रत्न, ये मिला 1979 में नोबेल पुरस्कार, और 1980 में मिला उनको भारत रत्न, ठीक है। तो ये 2 याद हो गया। फिर तीसरा नाम ले, भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में साहित्य के नोबेल मिला। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को, 1913 में। फिर बात करें भारतीय जो हैं, पूरी तरह से भारतीय, CB रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, CB रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये 5 जो हैं, क्या है? भारतीय हैं, भारतीय मूल के नहीं हैं, भारतीय हैं। अब देखिए, जो भारतीय मूल के हैं उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, देख रहे हैं? भारतीय मूल के उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय मूल के नहीं है, पूरी तरह से भारतीय है। तो 1913 में साहित्य में, रट जाइए, बोलिए। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में। किस चीज़ में? साहित्य में। CB रमन को 1930 में भौतिकी में, CB रमन को 1930 में भौतिकी में। ये भी भारतीय है, भारतीय मूल के नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कौन है? CB रमन 1930 में। फिर हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के हैं, 1968 में मिला। इनको कब मिला? 1968 में, चिकित्सा में। फिर मदर टेरेसा पूरी तरह से भारतीय, 1979 में, शांति के क्षेत्र में। S चंद्रशेखर 1983, ये भारतीय मूल के हैं, भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन 1998 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। BS नयपॉल 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में, रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को लास्ट में मिला अर्थशास्त्र में। देख लिए। तो इसमें हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर, वेंकट रमन राधाकृष्णन व अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिका नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, अमेरिकी। जबकि BS नयपॉल त्रिनिडाड एवं टोबैको में जन्मे ब्रिटिश नागरिक थे। उनके पूर्वज भारत के त्रिनिडाड में जाके बस गए थे। तो क्या आज आपको क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा कहानी? इसको देखते रहिएगा बार बार, या लिख के याद कर लीजिएगा। क्या जी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, PTI के चेयरपर्सन बने हैं KN शांत कुमार। कौन बने हैं? PTI के KN शांत कुमार बने हैं।
BRO जो है, जो सड़क बनाता है, उसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को बनाया गया है। BRO जो है, BRO बनाता है, सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, तो इसका किनको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को। ठीक है। फिर है इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के नए सचिव बने हैं। बिम्स्टेक जो है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के कौन बने हैं? बताइए। इंद्रमणि पांडे बने हैं। बिम्स्टेक के कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। BRO के कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और PTI के एन शांत कुमार बने हैं। महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष बन गई है। इन्हीं का पार्टी है, तो केकरा बनने देगी? अपने बनेगी। यूरोपीय संसद का आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 का घोषणा किया। तो कुर्दिश मूल की दिवंगत ईरानी महिला महसा अमीनी को मिला है। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? बताइए। महसा अमीनी को। किसको मिला है? महसा अमीनी को मिला है। तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022। सूर्यवासमम के लिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिवशंकरी को मिला। किसको मिला जी? तमिल लेखिका शिवशंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान मिला। राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2023। तो अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संबंध में संघर्ष के लिए घाना के यूनिस ब्रुकमैन अमीशाह, कंबोडिया के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में जन सक्रियता के लिए संगठन मदर नेचर ग्रुप्स, ठीक है, को मिला। तो इसको वैकल्पिक जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार किनको मिला है? तो अफ्रीका में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संबंध में संघर्ष करने के लिए यूनिस ब्रुकमैन अमीशाह को। किसको मिला? यूनिस ब्रुकमैन अमीशाह को। और कंबोडिया का एक ग्रुप है मदर नेचर ग्रुप को मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह भी दिया गया हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को दिया गया है। किसको दिया गया है? माइकल डगलस को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023, ठीक है, अमेरिका के हिड्डी कुन को विश्व खाद्य पुरस्कार 23 मिला। हिड्डी कुन को गैर लाभ संस्था रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक है वो, ठीक है। और वो कार्य करते हैं वाइस फॉर माइंस के लिए काम करते हैं। वाइन्स फॉर माइंस के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 किसको मिला? अमेरिका के हिड्डी कुन को मिला। किसको मिला है? ये पूछता है विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला जी? अमेरिका के हिड्डी कुन को मिला। हिड्डी कुन को। कुन जो है कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभ संस्था रूट्स ऑफ पीस पे काम करते हैं। रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक है वो। तो पूछेगा कि रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक कौन है, तो क्या कहिएगा? हिड्डी कुन। क्या मिला है हिड्डी कुन को? विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार। ट्रेटर्स गेट किसकी रचना है? जेफरी ऑर्चर का। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन जेके रोलिंग की रचना है। रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी की रचना है। रोमन स्टोरीज। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लड, द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड किसकी रचना है? रोशनी चौकसी का। याद रखिएगा। फिर ये निधन दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिशन सिंह बेदी, महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी मर गए। फुटबॉलर बॉबी चार्ल्टन मर गए, फुटबॉलर हैं। और ली केकियांग भी मर गए, ठीक है। ली केकियांग का हृदय चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग मर गए हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री का जयंती। और साथ में लाल बहादुर शास्त्री और साथ में किनका मनाते हैं? बर्थडे। जयंती मतलब लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों का बर्थडे कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। पिछला हम पढ़े थे कि 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस। 11 अक्टूबर को लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाते हैं 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। काफ़ी अच्छा सवाल है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को ही। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 20 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। लेकिन भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं?
29 जून को मनाते हैं। महान सांख्यिकी पिता थे भारत के पीसी महालनोबिस के बर्थडे पे, पीसी महालनोबिस के बर्थडे पे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। लेकिन विश्व में कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस खूब पूछता है परीक्षा में, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का डेथ हो गया था, पुण्यतिथि मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? तो पता है 54वां फिल्म महोत्सव हमेशा कहाँ होता है? गोवा में होता है। लेकिन पहला कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ये कहाँ हुआ? गोवा में, ठीक है। भारत व अमेरिकी सेनाओं का वार्षिक अभ्यास हुआ है, जिसको नाम जो है भारत और अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त वार्षिक अभ्यास, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये किया गया है, कहाँ पे हुआ है तो युद्ध अभ्यास? तो ये हुआ है 2023 में अलास्का में, यानी अमेरिका में संपन्न हुआ, अलास्का में, ठीक है। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन आ गया है। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब कर दिया गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिलों के 3 रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। रेलवे के विज्ञप्ति के अनुसार प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम माँ बेल्हा देवी धाम कर दिया गया है, माँ बेल्हा देवी धाम। इसी के साथ ही अंतु स्टेशन है, अंतु, अंतु का नाम माँ चंडिका देवी धाम कर दिया गया है। चंडिका देवी, अंतु का नाम चंडिका देवी धाम, ठीक है। और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम शनिदेव धाम कर दिया गया है, शनिदेव धाम कर दिया गया, ठीक है। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चला। क्या चला? ऑपरेशन अजय। कुछ और ऑपरेशन जान लीजिए। जैसे सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए 2023 में ऑपरेशन कावेरी चला। क्या चला? ऑपरेशन कावेरी। सीरिया तुर्की भूकंप में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चला। सीरिया तुर्की भूकंप में निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चला। कोरोना महामारी में दौरान भारत सरकार ने क्या चलाया था? ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है। भारत व मलेशिया की सेनाओं का संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हुआ। क्या हुआ? भारत व मलेशिया की सेनाओं का संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास, क्या नाम है? एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हुआ। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास संप्रीति हुआ। भारत और बांग्लादेश का क्या होता है? संप्रीति। अब हम लोग आ गए खेल कूद में, ठीक है। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कोच बने हैं कौन? अमोल मजूमदार बने हैं। कौन बने हैं? अमोल मजूमदार, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए, यूरोप टीम को हरा करके यूरोप टीम को हरा करके विश्व टीम लगातार दूसरी बार लेबर कप की विजेता बन गई है। पुरुषों में टेनिस का होता है लेबर कप। तो इसमें मैच यूरोप और विश्व टीम के बीच हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है यूरोप टीम को हरा करके विश्व टीम जो है, मतलब पूरा एक यूरोप टीम होगा, एक और देश सब मिल करके दुनिया के एक विश्व टीम बनाया होगा। तो इसे विश्व टीम जो है, ठीक है, टेनिस का लेबर कप क्या हुआ है? जीत गया है और यूरोप को हरा दिया है, ठीक है। पैरा एशियाई खेलों में भी भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 111 पदकों के साथ भारत तालिका में 5वां स्थान पे है पैरा एशियाई खेलों में। तो 19वें एशियाई खेल के समापन के साथ ही चौथा पैरा एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझाऊ में हुआ, ठीक है, 2023 में। 42 देशों के 4000 खिलाड़ी भाग लिए थे। भारत ने खेलों में 111 पदक जीता, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक है। क्या है? 29 स्वर्ण, 31 रजत और 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो नंबर 1 पे इसमें भी चीन है 521 पदक के साथ, ये 214 स्वर्ण, 167 रजत, 140 कांस्य। अब भारत जो है 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ 111 पदक इसमें जीत गया है। 19वें एशियाई खेल जो हुआ, तो पैरा एशियाई खेल देख लिए। पैरा मतलब होता है जो कुछ न कुछ विक्षिप्त तो होता है शरीर का कोई ना कोई अंग, वो पैरा एशियाई खेल खेलते हैं। इसमें आपने देख लीजिए कि जो खिलाड़ी का इसमें पूरा पदक विजेता का लिस्ट दे दिया है स्वर्ण पदक का, ठीक है। अंकुर धामा एथलेटिक्स हैं, निषाद कुमार, शैलेश कुमार, प्रणय सुरमा, अवनी लेखरा याद कर लीजिए, अवनी लेखरा,
पूछ सकता है, निशानेबाजी करती है। कुछ फेमस फेमस नाम देख लीजिए। 19वें एशियाई खेल चीन में हांगझाओ में संपन्न, भारत का एशियाड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो एशियाई खेल के तुरंत बाद क्या होता है, पैरा एशियाई वहीं पे हुआ, तो चीन के हांगझाओ में हुआ। इसमें भी भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। देखिए भारत चौथा स्थान पे है एशियाई खेलों में। भारत कितना स्थान पे है जी, चौथा स्थान पे। 28 सीधे आपको दे देगा परीक्षा में जी कै गो पदक जीता, तो 28, 38, 41 सजाने के लिए दे देगा। तो 28, 10, 38 और 3 जोड़िए 41, 28, 38, 41, 28, 38, 41 जोड़िए तो 107 को पदक। इसमें भी नंबर 1 पे चीन है 383 पदक के साथ। ठीक है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन पिछला तो हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, किंतु चीन में कोविड लहर के कारण इसको जो है बढ़ा दिया गया और अभी जाकर के ये हुआ है। ठीक है। अब इसमें पदक तालिका का नाम दिया है सब जीतने वाले। देखिए ज्योति सुरेखा हैं, ओजस देवताले हैं, ये सब स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और यहीं तक ये है ही, यहीं तक ये PDF है, इससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसको यहीं पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं।